कोरिया की एक सुपरहिट मानवा पे बेस्ड द मोस्ट अवेटेड एनिमे ऑफ द ईयर सोलो लेवलिंग फाइनली रिलीज हो गया है। स्टोरी का प्लॉट कुछ इस तरह है कि 10 साल पहले पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर अचानक बहुत सारे गेट्स अपीयर होने लगे। गेट्स जिन्हें पोर्टल कहा जाता है, जो हमारी दुनिया को दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट करते हैं। गेट्स के अंदर खुफिया तहखाने हैं जिन्हें डंजन्स बुलाया जाता है। ये डंजन्स मॉन्स्टर्स और मैजिकल बीस्ट से भरे पड़े हैं। ये मॉन्स्टर्स नॉर्मल ह्यूमन वेपन से इम्यून है। इनका सामना सिर्फ हंटर्स कर सकते हैं। हंटर्स वो लोग जिन्होंने अपने अंदर की मैजिकल पावर्स, अपनी स्पेशल एबिलिटीज को अवेकन कर लिया है एंड बेस्ड ऑन देयर मैजिकल पावर्स उन्हें अलग अलग रैंक में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें सबसे टॉप पर एस रैंक हंटर्स हैं और सबसे नीचे ई रैंक। सबसे मजेदार बात यह है कि वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट हंटर हमारी इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, संग जिनवू। एपिसोड 1 में कहानी फ्लैशबैक से शुरू होती है। आज से 3 साल पहले एक आइलैंड पर मिलिट्री ट्रूप्स किसी जगह पर नजर रख रहे होते हैं। उनका एक ऑफिसर अपने सुपीरियर से कहता है कि क्या हमें अटैक करना चाहिए? आई थिंक वी मस्ट हेल्प देम। उसका कैप्टन उसे रिमाइंड कराता है कि हमारे वेपन्स इनके सामने किसी काम के नहीं है। इन्हें अगर कोई रोक सकता है तो वो है सिर्फ हंटर्स। नेक्स्ट वी सी कि कुछ लो रैंक हंटर्स बहुत सारे एंट मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे होते हैं। हंटर्स अपनी मैजिकल एबिलिटीज से फायर अटैक करते हैं, बट सरप्राइजिंगली उन एंट्स पर इस अटैक का कोई असर नहीं होता। इनफैक्ट इन रिटर्न वो उन हंटर्स पर ही अटैक कर देते हैं। वो लोग ये देखकर समझ जाते हैं कि भाई इन मॉन्स्टर्स से लड़ना हमारे रैंक के हंटर्स की बस की बात नहीं है। वो ऑलमोस्ट मरने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ एस रैंक का हंटर ब्योंगू आकर उन्हें बचा लेता है। ब्योंगू अपनी मैजिकल हीलिंग पावर्स से विदिन सेकंड्स उस हंटर की वुंड्स को हील करने लगता है। ब्योंगू के साथ 2 और एस रैंक हंटर्स युनहो और युनसुक भी फाइट को ज्वाइन करते हैं। फिर वो दोनों कुछ ही देर के अंदर उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। साइमल्टेनियसली हम देखते हैं कि किसी दूसरी जगह पर एक और हंटर्स का ग्रुप अपने कमांडर चोई के साथ मिलकर मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। बाय द वे, हंटर्स के इस तरीके के ग्रुप्स या टीम को गिल्ड कहा जाता है। इसके बाद कहानी सीधे प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। कुछ हंटर्स एक पोर्टल के बाहर अपनी अगली रेड के लिए इकट्ठा होते हैं। रेड का मतलब पोर्टल के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को मारना और रिसोर्सेज लेकर वापस आना। उनमें से एक हंटर पार्क अपने दोस्त किम से मिलता है। पार्क ने हंटिंग छोड़ दी थी, पर उसकी वाइफ अब प्रेग्नेंट है और हंटिंग से अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, इसलिए वो रेड के लिए एक बार फिर यहाँ आया है। और अब एंट्री होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट संग जिनवू की। संग जिनवू पूरी दुनिया में सबसे वीक हंटर है, इसलिए जैसे ही वो वहाँ आता है सब लोग उसे देखकर मजाक बनाने लगते हैं, गॉसिप करने लगते हैं। किम उसे देख के कहने लगता है कि भाई तुम खाना वाना खाकर तो आए हो ना। इन शॉर्ट सब लोग बड़े ही सटल तरीके से पर जिनवू को बुली कर रहे होते हैं। जिनवू ने भी इस बात से पीस बना लिया था कि हाँ सही बात तो है, मैं हूँ ही इतना वीक, वैसे भी मैं किसी काम का नहीं हूँ, गलत क्या बोल रहे हैं लोग। तभी उसकी दोस्त जूही वहाँ आ जाती है। जिनवू के चेहरे पर चोट देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है तुम्हें कितनी बार कहा है अपना ध्यान रखा करो। जिनवू उसे बताता है कि जिस लास्ट रेड पर वो गया था वहाँ सभी हाई रैंक के हंटर्स थे, इसलिए वो लोग किसी भी हीलर को अपने साथ लेकर नहीं गए। हीलर जैसे कि ब्योंगू जो रियल टाइम में लोगों की वुंड्स को हील करके उन्हें बचा लेता है। जूही यहाँ ये बात सुनकर काफी नाराज होती है कि यार ये लोग कितने सेल्फिश हैं, तुम्हारे बारे में इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा। जिनवू वाज लाइक यार देखा जाए तो गलती मेरी ही है, मैं हूँ ही इतना वीक। खैर फिर सब लोग इकट्ठे होते हैं। अब उनकी इस रेड का लीडर सोंग चिहुल उन सबको एड्रेस करता है, काइंड ऑफ एक मोटिवेशनल स्पीच देता है। सब लोग एक एक करके फिर पोर्टल के अंदर जाना शुरू करते हैं। जिनवू अपने वेपन को देखकर सोचता है कि यार मेरे इस नाइफ में बहुत ही कम मैजिकल पावर्स है, पर मेरे पास जितने पैसे थे उनसे मैं बस यही खरीद पाया। खुद को चेयर अप करता है कि कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है, आई विल गिव माय बेस्ट। नेक्स्ट हम हंटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो गिन ही को देखते हैं। प्रेसिडेंट यहाँ बता रहा होता है कि पोर्टल के अंदर डंजन यानी कि तहखाने में जाने के बाद हंटर्स सिर्फ मॉन्स्टर्स से लड़ते ही नहीं है, बल्कि उनसे प्रेशियस मैजिकल जेम्स भी एक्वायर करते हैं। उन मैजिकल जेम्स की मदद से स्पेशलाइज्ड वेपन्स बनाए जाते हैं, जिन्हें उन्हीं मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट फाइट करने में यूज किया जाता है। जितने हाई लेवल के मॉन्स्टर्स को खत्म करोगे, उससे मिले मैजिकल जेम्स से उतने ही हाईली पावरफुल वेपन बनाए जाएंगे। जेम्स के अलावा एक और रेयर रिसोर्स माना क्रिस्टल, जो कि डंजन में ही पाया जाता है, इन्हें हंटर्स को अंदर जाकर माइनिंग करके एक्सट्रैक्ट कर बाहर लाना होता है। इन दोनों ही चीजों को बेचकर हंटर्स पैसे कमाते हैं, यानी कि हंटर्स की जॉब इस दुनिया में एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशन की तरह है। हंटर्स एसोसिएशन ये दोनों ही जेम्स फिर गवर्नमेंट को बेच देती है। प्रेसिडेंट गो गिन ही की गवर्नमेंट के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। वो अपने सेक्रेटरी को बताता है कि गवर्नमेंट हमसे चाहती है कि सबसे पहले तो डंजन ब्रेक को होने से स्ट्रिक्टली रोका जाए और साथ ही ज्यादा से ज्यादा जेम्स भी अब होने चाहिए। यहाँ डंजन ब्रेक होने का मतलब ये है कि एक नए पोर्टल खुलते ही हंटर्स के पास सिर्फ 7 दिन होते हैं उस पोर्टल को क्लियर करने के लिए, पर अगर 7 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया गया और मॉन्स्टर्स को खत्म नहीं किया गया तो ऐसे में 7 दिन बाद वो मॉन्स्टर्स गेट से बाहर आकर ह्यूमंस पर ही अटैक करने लगते हैं और इसी को डंजन ब्रेक कहा जाता है। माना क्रिस्टल ह्यूमंस के लिए एक नए पावरफुल रिसोर्स की तरह है। ये न्यूक्लियर पावर से भी सेफ है, जियोथर्मल और विंड पावर से
काफी इफेक्टिव है। ये फॉसिल फ्यूल की तरह पोल्यूशन नहीं करते। इन शॉर्ट एक बहुत ही इको फ्रेंडली रिसोर्स है। गवर्नमेंट फिलहाल क्रिस्टल्स और जेम्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने पे रिसर्च कर रही है। खैर डंजन के अंदर पहुंचते ही जिन्वू अपने पहले मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है। ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, पर तभी एक और मॉन्स्टर आकर उस पर अटैक कर देता है। डिफेंस करने में उसका एकमात्र वेपन भी टूट जाता है और ऐसे में वो मॉन्स्टर जिन्वू पर तलवार से अटैक कर देता है। तुरंत पार्क वहां आकर उस मॉन्स्टर को मार गिराता है और जूही को बोलता है कि तुम जिन्वू को हील करो, बाकी आगे मैं संभालता हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि जूही भी एक हीलर है। वो जिन्वू को अपने मैजिकल पावर से हील करना शुरू करती है। मीनवाइल हम देखते हैं कि बाकी सब मॉन्स्टर्स को एक एक कर खत्म कर रहे होते हैं एंड इन नो टाइम कुछ ही देर में वो लोग वहाँ मॉन्स्टर के बॉस को भी मार देते हैं। बेसिकली सब मॉन्स्टर्स के ग्रुप का एक हेड होता है जिसे बॉस कहते हैं। बॉस के मरने के बाद डंजन यानी कि तहखाना 1 घंटे तक खुला रहता है, फिर अपने आप वो गेट बंद हो जाता है। खैर हील करते करते जूही जिन्वू पर बहुत गुस्सा करती है। कहती है कि तुम पता नहीं ये काम कब बंद करोगे, कितनी ज्यादा चोट लगी है तुम्हें, किसी दिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। जिन्वू बड़ी ही इनोसेंटली उससे माफी मांगता है कि आई एम सॉरी। जूही इस पर और ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि मुझे तुम्हारा सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, ऑल आई एम वरीड इज अबाउट यू। उधर हम देखते हैं कि बाकी सब जेम्स और माना क्रिस्टल कलेक्ट कर रहे होते हैं। पार्क यहाँ बोलता है कि यार यहाँ माना क्रिस्टल्स बहुत ही कम है, इससे हमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलने वाले। जिन्वू भी ये देखकर सोचने लगता है कि यार मेरे हाथ में जो जेम है वो भी ई रैंक का है। देखा जाए तो इतनी सस्ती सी चीज के लिए अपनी जान दांव पर लगाना वैसे भी कोई सही बात नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि थोड़ा आगे चल के उन लोगों को वहाँ एक गुफा दिखाई देती है और वो सोचते हैं कि यार ये क्या है, यहाँ एक और तहखाना। वो लोग आपस में बात करते हैं कि शायद ये एक डबल डंजन है। इसके बारे में काफी स्टोरीज तो सुनी है और मॉन्स्टर्स के बॉस को मारने के बाद भी पोर्टल अब तक खुला हुआ है, कुछ तो बहुत स्ट्रेंज है यहाँ। फिर किम बोलता है कि इसका मतलब ये है कि अंदर हमें और ज्यादा रिसोर्सेज मिल सकती हैं, हम और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। रेड का लीडर तुरंत उन्हें बोलता है कि नहीं, ऐसी सिचुएशन में हमें तुरंत एसोसिएशन को रिपोर्ट करना होगा और उनके ऑर्डर्स को ही फॉलो करना होगा। अब यहाँ होता यह है कि लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि यार हमें माना क्रिस्टल्स भी बहुत कम मिले हैं और अब अगर यहाँ से हम वापस चले गए तो अंदर जो भी रिसोर्सेज होंगी वो हमारे बाद आने वाले हंटर्स को मिल जाएंगी। डी रैंक का ही डंजन है, अंदर चलकर देखते हैं। वैसे भी सब लोगों को पैसों की जरूरत तो है ही। अब ऐसे में इन सभी के बीच आपस में वोटिंग होती है। 6 लोग अग्री करते हैं और 6 लोग डिसअग्री करते हैं। आखिर में जिन्वू के वोट पर अब सब डिपेंड करता है। वो जिधर वोट देगा मेजोरिटी उस तरफ हो जाएगी। जिन्वू यहाँ सोचने लगता है कि यार मेरा डैड मिसिंग है, मॉम हॉस्पिटलाइज्ड है, उनके खर्चे हैं, मेरी बहन को भी कॉलेज भेजना होगा, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। डी रैंक का डंजन डेंजरस तो होगा पर ठीक है, मुझे ये करना ही होगा। अब आगे हम देखते हैं कि एसोसिएशन में नए रिक्रूटमेंट्स हो रहे होते हैं। इनिशियली जो गिल्ड मास्टर चोई हमें दिखाया गया था उसकी टीम के लिए एसोसिएशन का एक मेंबर नए हंटर को रिक्रूट कर रहा होता है। चोई उसे बोलता है कि देखो रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर जो भी टैलेंटेड बंदा तुम्हें मिले तुम उसे रिक्रूट कर लो। ही वाज लाइक हाँ, पर पूरे एसोसिएशन में चाहिए से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। इसके बाद एंट्री होती है पूरे स्वैग में चाहिए की। वो बैक फ्लिप मारकर चोरी कर रहे भाग रहे 2 बंदों की वाट लगा देती है। पलक झपकते ही उनसे चुराया हुआ पर्स लेकर वापस उस लड़की को दे देती है। पूरा क्राउड चाहिए इनको देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे पहचान लेता है कि वाह इस रैंक का हंटर इसे बोलते हैं, लेकिन वो तुरंत वहां से हवा में जम करके निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो लोग उस गुफा से होते हुए डंजन की तरफ बढ़ते हैं। चलते चलते उन्हें लगभग 40 मिनट हो चुके थे। पार्क यहाँ उनसे बोलता है कि देखो बाहर बॉस को मार दिया है, बॉस के मरने के बाद लगभग 1 घंटे तक गेट खुला रहेगा, हमारे पास 20 मिनट है, 20 मिनट में तो हम काम निपटा कर वापस आ जाएंगे। यहाँ जिन्वू जूही से माफी मांगता है कि यार मेरे वोट देने की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा, तुम नाराज तो नहीं होना। जूही उस पर बहुत ज्यादा भड़क जाती है, कहती है कि तुम इतनी जल्दी भूल गए, अभी अभी तुम्हें मौत के मुंह से बाहर बचाकर लाई हूँ मैंने इतनी मुश्किल से तुम्हें हील किया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो चुका है, तुम इतना रिस्क ले कैसे सकते हो। जिन्वू जूही को एक बार फिर सॉरी बोलता है, सोचता है कि सही तो बोल रही है, जूही जैसी बी रैंक हीलर मेरे साथ है जो मुझे हर बार बचा लेती है। जूही से कहती है कि अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का रियलाइजेशन है, सच में माफी चाहते हो तो नेक्स्ट टाइम मुझे बाहर कहीं खाने पर ले चलना। जिन्वू ये सुनकर ही हैरान हो जाता है। जूही से देखती है और कहती है क्यों, तुम्हें मेरे साथ जाना पसंद नहीं है क्या। जिन्वू से देखकर कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो लोग फाइनली सेकंड डंजन के बॉस के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। वहाँ बाहर एक बहुत ही बड़ा गेट होता है जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, डर जाते हैं कि यार अंदर जाना भी चाहिए कि नहीं। लेकिन किम पूरे ओवर कॉन्फिडेंस में कि देखो मैं यहाँ तक आया हूँ, अब खाली हाथ तो यहाँ से नहीं लौटने वाला। किम की इस बात से कुछ लोग अग्री करते हैं, कुछ लोग डिसअग्री करते हैं। खैर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि न्यू कैंडिडेट्स हंटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ग्योकिन ही के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट यहाँ उन्हें एड्रेस करते हुए कहता है कि आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग हंटर्स बन पाए और कुछ लोग नहीं बन पाए। मॉन्स्टर्स वाला गेट लगभग 10 साल पहले हमारी दुनिया में आना शुरू हुए, पर अब भी ऐसी बहुत सी मिस्ट्रीज हैं जिसे हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं, जिनसे हम अनजान हैं। इसलिए हर बार हंटर्स के लिए इन डंजन्स में नई रेड्स पर मिशंस पर जाना बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। उन एक्सपर्ट्स हंटर्स के लिए भी जो कि कई सालों से रेड कर
कर रहे हैं, इसलिए जरा सा वो कॉन्फिडेंस या लापरवाही आपकी जान ले सकती है। जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप हर वक्त कॉशियस रहें। उधर हम देखते हैं कि ये सारे लोग गेट ओपन करके अंदर पहुंच चुके होते हैं और उनके अंदर जाते ही वहाँ अपने आप सारी मशालें जलने लगती हैं। सारे लोग वहाँ के एटमॉस्फेयर से काफी सरप्राइज थे। उन लोगों ने इस तरीके का तहखाना पहले कभी नहीं देखा था। अंदर जाने पर उन्हें वहाँ चारों तरफ बड़े बड़े पुराने जमाने के जायंट स्टैच्यूज दिखाई देते हैं, जिनके हाथ में वेपन्स और इंस्ट्रूमेंट्स थे। जिन्वू की नजर वहाँ सबसे बड़े स्टैच्यू पर पड़ती है, जिसका साइज देख कर वो हैरान हो जाता है। सब लोग सोचने लगते हैं कि यार ये जगह कितनी अजीब है, यहाँ तो मॉन्स्टर्स भी नजर नहीं आ रहे। इसके बाद वो लोग एक और स्टैच्यू के पास जाते हैं, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा नोट होता है, जिस पर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा था। टेम्पल के सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स, पहला, यहाँ की गॉड की पूजा करो। दूसरा, गॉड की रिस्पेक्ट, उनकी तारीफ करो। तीसरा, गॉड पर ट्रस्ट करो और सच्चे भक्त होने का प्रूफ दो। इतने में ही जूही जिन्वू को कहती है कि देखो वो जो बड़ी वाली मूर्ति है ना, मुझे ऐसा लगा कि वो हमें देख रही है, उसकी आंखें हिल रही है। जिन्वू को जूही की बात पर भरोसा नहीं होता। तभी टेम्पल का लास्ट रूल सुनाई देता है और वो ये कि जो भी इस टेम्पल के नियम को फॉलो नहीं करेगा वो यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाएगा। और अचानक वहाँ वो जायंट गेट बंद हो जाता है। सारे लोग डर जाते हैं कि यार अब हम लोग यहाँ अंदर ट्रैप हो गए। उनमें से एक बंदा ये देखकर बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है। कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कोई ट्रेजर वेजर नहीं चाहिए। और इतना कहते ही जैसे ही वो डोर ओपन करने वाला होता है, तभी एक जायंट स्टैच्यू अपने हथियार से उसे मार देता है। सब लोग शॉक्ड। जिन्वू सोच में पड़ जाता है कि यार इस स्टैच्यू ने एक झटके में डी रैंक के हंटर को मार डाला। मेरे जैसे ई रैंक के हंटर का यहाँ क्या होगा? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? जब हम यहाँ आए थे तो हमें बोला गया था कि डी रैंक का डंजन है, यहाँ इतने खतरनाक क्रीचर कैसे हो सकते हैं? और तभी यहाँ रिवील होता है कि ये सभी स्टैच्यूज एक्चुअली में मैजिकल बीस्ट हैं। जिन्वू कांपते हुए बड़े स्टैच्यू की तरफ देखता है और तभी उस मूर्ति की आंखें जिन्वू को देखने लगती है। जिन्वू को रियलाइज होता है कि अनजाने में ही सही वो खुद चल के मौत के मुंह में आ चुका है। और यहाँ हम जिन्वू की लाइफ का एक फ्लैशबैक देखते हैं। वो सोचता है कि मैं पहले कई बार मरते मरते बचा हूँ, कभी किसी मामूली मॉन्स्टर की वजह से, तो कभी डंजन में खो जाने की वजह से, भूख के मारे। हर रेड के बाद न जाने कितने दिन मैंने हॉस्पिटल में बिताए। मेरे लिए एक लो रैंक वाले डंजन की रेड भी किसी जानलेवा सिचुएशन से कम नहीं होती है, जहाँ दूसरे हंटर्स मैजिकल जेम्स को बेचकर मिले पैसों से अच्छे अच्छे वेपन्स खरीद कर स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। अपने से स्ट्रॉन्ग बीस्ट को भी उन वेपन्स की मदद से मार सकते हैं। वहीं मेरे पास इस सस्ती सी नाइफ के अलावा कुछ है ही नहीं, और अगर ये भी टूट गया तो मुझे इन मॉन्स्टर्स से हाथ से ही लड़ना पड़ेगा। मेरे जूते भी कितने फटे पुराने हैं। इतनी जिल्लत, इतनी इंसल्ट के बाद भी मैंने हंटर बनना, अपनी जान दांव पर लगाना इसलिए चुना ताकि मैं इससे कुछ कमा सकूं। पर आज तक मेरे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं आ पाया। मैंने लड़ने से ज्यादा फोकस हमेशा फाइट को ऑब्जर्व करके उनमें लूप होल्स ढूंढने में लगाया, ताकि मौका देखकर अपनी जान बचाकर वहां से किसी तरह भागकर सर्वाइव कर सकूं। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यहाँ भी जिन्वू उस जायंट स्टैच्यू के अटैक को पहले ही एंटिसिपेट कर लेता है और तुरंत सबको नीचे झुकने को कहता है। लेकिन उनमें से कुछ लोग सही टाइम पर वो अटैक डॉज नहीं कर पाते और स्टैच्यू के इस फायर अटैक से जलकर राख हो जाते हैं। सब लोग पूरी तरह डर जाते हैं। किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। लास्ट में जिन्वू सोचता है कि शायद यही हमारा अंत है, ऐसे ही हम सब यहाँ मर जाएंगे। और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। कैसा लगा आपको सोलो लेवलिंग का फर्स्ट एपिसोड? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग एनिमे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो।